निजी क्षेत्र का मुद्दा उठा है। निजी क्षेत्र में रोजगार पर बहस हुई। जयराम महतो ने यह मुद्दा उठाया। 75% आरक्षण पर सवाल पूछे हैं। स्थानीय लोगों को आरक्षण पर बहस, निजी कंपनियों पर मनमानी के आरोप। जयराम महतो के बयान पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के लोग निजी उद्योगों में कितने बहाल हैं, तो इनका उत्तर था, विभाग का जो उत्तर हमें मिला है, जिसमें इन्होंने 2.5 लाख के आसपास बताया कि इनके पे रोल में नामित है, जिनमें मात्र 53,000 झारखंडी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, हम भी मानते हैं माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाया है दिसंबर के महीने में। तो अगर दिसंबर से पूर्व, यानी आपके पास जो डेटा है, जाहिर सी बात तो दिसंबर से पूर्व है, और अगर दिसंबर से पूर्व का डेटा है अध्यक्ष महोदय, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि सरकार की लाख प्रयास के बावजूद भी इस नियम का अनुपालन नहीं किया गया है। निजी क्षेत्रों में 75% के आरक्षण को बिल्कुल अनदेखा किया गया है। कि इन्होंने पूर्व की बात किया है, तो महोदय हम जांच करा लेते हैं। अगर इस तरह की कोई बात उसमें आती है महोदय, और माननीय विधायक जी को भी हम सूचना दे देंगे, तो अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगा महोदय, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे महोदय। कि जो आपने ढोल बजाया कि 75% यहाँ के निजी क्षेत्रों में काम करने वाले को, झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, हाईकोर्ट में आपने ऐसा पॉलिसी बनाया कि टर्न डाउन हो गया। तो आप ऐसा क्या पॉलिसी बनाएंगे जहां पर झारखंड के नौजवानों को रोजगार में प्राथमिकता 75% मिले? जो चीजें हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के लिए लागू की, ऑनरेबल हाईकोर्ट झारखंड ने झारखंड में लागू किया, प्रक्रियागत है, जो निर्णय आएंगे। दूसरी बात मैं स्पष्ट बड़ा कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून रातों रात लागू नहीं हो सकता है। एजेंसीज जो यहां पर आउटसोर्सिंग का काम कर रही थी, उनको इसके रेगुलेशन के लिए, नियमितीकरण के लिए हम लोगों ने 3 वर्ष का एक विंडो दिया था कि जो बाहर के कर्मियों को आपने कार्यरत कर रखा है, उनको रिप्लेस करते हुए 40,000 रुपया से नीचे वेतन या भत्ता पाने वाले लोगों में आप झारखंडियों को नियुक्त करेंगे। यह कानून मात्र 1 साल तक चला, 3 वर्षों तक चलता तो शायद एडजस्टमेंट हो जाता 75%, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। और दूसरा, उस कानून में यह भी प्रावधान है अध्यक्ष महोदय कि कोई लोक उपक्रम, सरकारी लोक उपक्रम को अगर आउट सोर्सिंग एजेंसी भी काम करेगी, तो वहां भी ये नियम लागू होगा, जो माननीय सदस्य जानना चाह रहे केवल मंत्री जी। और झारखंड विधानसभा में आज रोजगार और आरक्षण के साथ ही शिक्षा के मुद्दे पर भी सवाल खड़े हुए। राज्य में निजी स्कूलों में अलग अलग फीस के मुद्दे पर बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने सवाल खड़े किए और सरकार से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है, जिस पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि निजी स्कूल फीस के लिए स्वतंत्र है और गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर शुल्क समिति उसके ऊपर जिला स्तरीय समिति जांच करती है और उसी के आधार पर जुर्माने का फैसला लेती है। अगर बात उससे भी आगे बढ़ती है तो फिर उस स्कूल रजिस्ट्रेशन पर विचार होता है। डेवलपमेंट फीस इत्यादि सभी राज्य भर में विद्यार्थी और उसके अभिभावक एक समान शिक्षा, एक समान दर पर ला सके। जैसा कि खंड 1 में स्पष्ट किया गया है, निजी विद्यालयों के फीस निर्धारण में बोर्ड का जहां कोई दखल नहीं होता, तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से सीधा और स्पष्ट पूरक प्रश्न है, क्या सरकार झारखंड में संचालित हो रहे एक ही बोर्ड के समस्त निजी स्कूलों में एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस एक समान 24 जिलों में करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? और जिला स्तर जो शुल्क कमेटी है, और शुल्क कमेटी को ये अधिकार दिया गया है कि सर्वप्रथम वो 50 रुपया से दंड शुरू करेंगे। 50 रुपये के बाद अगर उसका बावजूद उसको चेतावनी देंगे, उसके बाद भी अगर नहीं सुधरते हैं तो 1 लाख, 1 लाख के बाद 2 लाख, 2.5 लाख तक महोदय उसको दंड करने का अधिकार है। वहीं फीस के मामले में निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा विधानसभा में उठा तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी शिक्षा मंत्री और सरकार को कई सुझाव दिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, लेकिन ये बैठक नहीं होती है और ऐसे में शिक्षा मंत्री कम से कम एडमिशन के समय में फीस को लेकर बैठक सुनिश्चित कर पाएं। वहीं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी सरकार पर इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है, ताकि गरीब अमीर सभी को सुविधा मिल सके। जिसे मैं इतना ही कहूंगा कि न्यायाधिकरण तो बना हुआ है,
लेकिन वास्तव में उसकी जो बैठकें होनी चाहिए वो होता नहीं है। और इसलिए मैं मंत्री जी से ये कहूंगा कि सरकार से कि भाई उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी होती है, उपायुक्त को बैठक करानी होती है, लेकिन वो बैठक नहीं के बराबर होता है। और इसीलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि भाई आप प्रत्येक महीना या कम से कम जब एडमिशन होता है उससे पहले आप निश्चित रूप से उस कमेटी की बैठकें हो, ये आप सुनिश्चित कराइए। विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में जो विसंगति है, इस विसंगति को पटाक्षेप करने के लिए एक सरकार के तरफ से कानून बनना चाहिए हमारे भी समझ से। और दूसरी बात है, चूंकि संस्था किन्हीं का हो, कोई भी संस्था हो, लेकिन बच्चा आपका है, बच्चा पढ़ने वाला आपका है, लोग शोषित न हो, लोग पढ़ सके, इस पर आपको ध्यान देना। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को रमजान में इफ्तार पार्टी देने की नसीहत दी है। साथ ही इरफान अंसारी ने बांटने की राजनीति भी बंद करने की अपील कर दी है। इरफान अंसारी देवघर के पंडा पुरोहित को साथ लेकर झारखंड विधानसभा पहुंचे थे और सदन की कार्यवाही से पहले इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने देवघर में भव्य मंदिर बनवाए हैं और मुख्यमंत्री को निमंत्रण देने की बात उनकी तरफ से कही गई। इस वक्त हैं इरफान अंसारी, इनके साथ देखें कि ये पुरोहित हैं जो सीधे तौर पर वहां से आते हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम के पुरोहित पंडा हैं और सर्वधर्म संभाव की बात हमेशा करते हैं। रमजान का महीना भी चल रहा है, कुछ दिन में रामनवमी भी आने वाला है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आप हमेशा देखते हैं कि इन पुरोहितों के साथ सदन में भी आते हैं। अली बजरंग बली या अली या बजरंग बली, ये समावेश है, ये खूबसूरती है, जिसको जो तोड़ेगा उसके ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। मैं रोजा रखा हूँ, 30 रोजा रखा हूँ, अल्पसंख्यक हूँ। जब देखिए मैं मंदिर बनाया हूँ देवघर में, राधे श्याम का मंदिर बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री जी से समझ लेने के लिए ये लोग आए हैं, ये लोग लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मैं ओपनिंग कराऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि रामनवमी में ही करा रहे हैं ओपनिंग, समय मिल जाएगा करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। कई मंदिर बनाया हूँ मैं। वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ, यार आपस में मिलकर रहो, मत बांटो, हमें मत बांटो, हमें रंगों में मत बांटो, हमारे घर में एक तिरंगा रहने दो। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। यही सीख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहता हूँ। देख लो यार मुख्यमंत्री जी, योगी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, गरिमामय पद में हैं, लोगों को मत बांटिए, मत तोड़िए, उनका घर मत उजाड़िए, बुलडोजर मत चलाइए, हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। योगी जी तो इफ्तार नहीं मनाते हैं। मनाना चाहिए उनको, मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए। योगी जी को कहूंगा अवतार में दीजिए ना, हम रामनवमी में आए, आप रमजान में आइए, ये खूबसूरती है, इसको बना के रखिए। तो ये थे हमारे साथ इरफान अंसारी, जिन्होंने देवघर के पुरोहितों के साथ सदन में पहुंचे और हमेशा वो पहुंचते हैं जब भी सत्र चलता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। अगली खबर कर्नाटक से, जहां सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में मुसलमानों को 4% आरक्षण के मुद्दे पर झारखंड में भी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले का विरोध किया और कहा है कि सरकार एक पक्ष को खुश रखने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। बिल्कुल साफ है और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संविधान के साथ कितना छेड़छाड़ किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब तो स्पष्ट हो चुका है, जो संविधान में जिसकी कोई कहीं प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद भी आप सबने देखा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ठेका पट्टा में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। ये बिल्कुल साफ है उनकी मानसिकता। और इधर झारखंड में जनहित के कई मुद्दे पर सदन में आज चर्चा हुई है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्थान और उपक्रमों में काम के लिए आउटसोर्स पर बहाली का मुद्दा उठाया। प्रदीप यादव ने कहा कि विभाग ने 14 आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन किया है, लेकिन इसमें झारखंड की एजेंसी को प्राथमिकताएं नहीं दी गई और ये कंपनियां कर्मचारियों का शोषण करती है, जिस पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जांच कराने की बात कही। क्या सरकार यह जो एजेंसियां पैसों के हिस्सों को ले रही है, उनके मानदेय को ले रही है, सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है? क्योंकि सरकार ने खुद कही है कि भाई हमारे पास समय समय पर जब शिकायतें आती है तो हम जांच करा के आवश्यक कार्रवाई करते हैं। तो हमें सरकार बताए कि भाई कितनी एजेंसियों पर अब तक कार्रवाई हुई है, इस निमित्त
पैसों की चंपत करने में, उन पर उनके पैसों को डकारने में। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र में महागठबंधन ने पिछड़ों के लिए अलग विभाग बनाने की बात कही थी। लिहाजा सदन में आज विधायक प्रदीप यादव ने इसको लेकर सरकार से सवाल किए। क्या भविष्य में अलग विभाग के गठन पर कोई विचार कर रही है, जिस पर मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में इस तरह की बात है, लेकिन चूंकि ये संवैधानिक प्रावधान का मामला और खास करके झारखंड के लिए प्रावधान किया गया है संवैधानिक रूप से, तो इसीलिए और ये प्रावधानित है भी और ये काम भी कर रहे हैं सबके कल्याण के लिए, इसलिए अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। वहीं गिरिडीह की जमुआ से बीजेपी विधायक मंजू कुमारी खास है। पूर्व विधायक सुकर रविदास की बेटी है और उनके पति नेवी में हैं और सीमा पर देश की रक्षा में तैनात है। मंजू कुमारी की अगर माने तो जनहित से जुड़े मुद्दों की रक्षा के लिए ही वो विधानसभा में पहुंची हैं और बीजेपी विधायक मंजू कुमारी से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड विधानसभा में इस बार 12 महिलाओं की मौजूदगी देखी जा रही है। ये 12 महिलाएं अपने सवाल से सदन में जनहित के मुद्दों को बुलंद कर रही हैं। एक ऐसे ही विधायक हैं जमुआ की मंजू कुमारी, बीजेपी से पहली बार चुनकर आई हैं। हम सीधे जानेंगे कि सबसे पहले राजनीति से अलग हटकर बात करते हैं। राजनीति बातें तो होती रहती है, अपने बारे में अगर कोई पूछे मंजू कुमारी जी से उनका परिचय क्या है तो क्या परिचय देंगे आप? परिचय मेरा यही है और मेरा सारा पढ़ाई लिखाई मेरा पटना में हुआ है। हमारे फादर जब विधायक थे तो वही एडमिशन मेरा करवाएं, वहीं पे मेरी सारी पढ़ाई लिखाई कॉलेज वगैरह सारी हुई। उसके बाद हम पॉलिटिक्स में आए हैं। सोशल एक्टिविटीज तो मेरे शुरू से था और वहाँ पे भी पटना में भी रहते थे तो काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट किए हुए हैं, बहुत सारे एनजीओ में काम किए हैं। यहाँ पर आने के बाद भी अपने झारखंड में पटना में रहने के बाद जब हम पटना में झारखंड आने के बाद भी अपना धनबाद हो या गिरिडीह हो, हम एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे काम किए थे। उसके बाद हम पॉलिटिक्स में। राजनीतिक विरासत की बात करें तो वो आपको मैंने अपने फादर से ही मिली, पिताजी से मिली, 2 बार के विधायक रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जो लगता है कि जनता के बीच लेकर जाएंगे? महिलाओं का जो मुद्दा है हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दा है। मेरा जमुआ विधानसभा बहुत रूरल है, बहुत पिछड़ा है। अभी विकास की बात कहे तो विकास एकदम ना के बराबर है, 0 सन्नाटा है। ना हमारे विधानसभा में एक भी महिला कॉलेज है, ना आपका एक्टिव कोई भी डिग्री कॉलेज है, ना ITI कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निक है, ना कोई नर्सिंग कॉलेज है। यहाँ तक कि हमारे जमुआ विधानसभा में एक चौक चौराहे पे जो बोलते हैं ना, एक शौचालय तक नहीं है। हस्बैंड डिफेंस में है, वो इंडियन नेवी में है। तो सवालों की रक्षा करनी है, मुद्दों की रक्षा आपको करनी है, सीमा की रक्षा वो करेंगे। हाँ, हम यहाँ सोशल देश का हम यहाँ अपना क्षेत्र का समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे हस्बैंड जो देश का सेवा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। बच्चे अभी नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे घर में आप रहती हैं तो जिम्मेदारी घर के भी परिवार में आपको साथ है, सास ससुर साथ में रहते हैं? हाँ, सब सारे फैमिली है। हम घर में ससुराल में भी बड़े हैं, प्लस में अपना मम्मी के घर में भी बड़े हैं, तो दोनों जगह जिम्मेवारी हमको बड़े होने के नाते दोनों जगह जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, प्लस में क्षेत्र का भी। कौन सी जिम्मेदारी ज्यादा कठिन लगती है? सदन के अंदर जो जनता के मुद्दों को उठाती हैं, घर में बुजुर्गों की जिम्मेदारी, जो माता पिता सास ससुर की जिम्मेदारी? नहीं, कोई जिम्मेदारी मुझे कठिन नहीं लगती है, क्योंकि जो भी है हम अच्छे से ईमानदारी पूर्वक जो भी हमको जिम्मेदारी उठा रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक उठाते हैं। हमको कोई कठिन नहीं लगता है। वहीं गढ़वा में पिछले दिनों बंशीधर महोत्सव आयोजित किया गया। 19 और 20 मार्च को 2 दिन तक चले इस महोत्सव में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन अब इस महोत्सव को लेकर विवाद खड़े हो गए हैं। आरोप लग रहा है कि बंशीधर महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील गाने और डांस का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम में अव्यवस्था भी देखने को मिली, लोगों ने बड़ी संख्या में कुर्सियां तोड़ी। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद BD राम ने सवाल खड़े किए तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही अनुचित है। बंशीधर महोत्सव को जिस आस्था और श्रद्धा के साथ हमने मनाने का काम शुरू किया था, उसी आस्था और श्रद्धा के साथ आगे आने वाले वर्षों में भी मनाया जाना चाहिए। और हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार से इस बंशीधर मंदिर की महत्ता को लोगों के बीच।
वहीं लूटकांड के आरोपी महफूज आलम के रिम्स में मौत हो गई है। पलामू पुलिस पर महफूज आलम के पिटाई का आरोप लगा था और इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में भी आवाज बुलंद की गई और इस मामले में थाना प्रभारी को निलंबित भी किया जा चुका है। वहीं मृतक के परिजनों ने कोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल महफूज आलम की गिरफ्तारी 5 मार्च को पलामू के नावा बाजार थाना क्षेत्र से हुई थी। पांकी पुलिस ने लूट मामले में महफूज के साथ 2 अन्य आरोपी को जेल भेजा। पुलिस ने सभी के पास से हथियार और गोलियां भी बरामद की। जेल जाने के बाद महफूज आलम की तबीयत खराब हो गई और उसे इलाज के लिए रिम्स भेजा गया, जहां उसने इलाज के दौरान महफूज की मौत हो गई और घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन में काफी नाराजगी है। और इस बीच छतरा से बड़ी खबर आ रही है। चर्चित अंकित गुप्ता हत्याकांड मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। चाकू, डंडा सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। सदर थाना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। झारखंड बंगाल से गिरफ्तारी हुई। 10 अपराधियों ने अंकित की हत्या की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चर्चित अंकित गुप्ता हत्याकांड से जुड़ी हुई झारखंड बंगाल से अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना को 10 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया था। अलग अलग जगह से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 10 अपराधियों ने मिलकर अंकित की हत्या की थी। और इस बीच गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है। रमना प्रखंड का बीपीओ गिरफ्तार हो गया है। 12,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। डोभा निर्माण के नाम पर घूस मांगी थी। एसीबी की टीम से शिकायत की गई। डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। एसीबी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। और देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं पर लाखों करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। जामताड़ा में कुंडित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। हालात तो ये हो गए हैं कि वार्ड में छत की प्लास्टर गिर रही है, दीवारों पर सीलन पड़ी हुई है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है, जिससे मरीजों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को भी भारी दिक्कत उठानी पड़ती है। बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 6 साल पहले ही इस भवन में सीएचसी को शिफ्ट किया गया, लेकिन घटिया काम की वजह से 6 साल में ही भवन का ये हाल हो गया है। हालांकि चिकित्सा पदाधिकारी का दावा है कि मुख्यमंत्री रखरखाव योजना के तहत राशि को उपलब्ध कराया गया है और जल्द ही भवन का काम भी किया जाएगा। तो बहुत लगता है, क्योंकि कभी भी गिर सकता है। बारिश के टाइम में तो पानी गिरता है। बहुत तरह का पेशेंट को, यहाँ छोटा छोटा बच्चा सब रहता है, उन लोग को भी अगर कुछ गिर गया तो बच्चा सबको दिक्कत हो सकता है। हम लोग को भी, पेशेंट का अटेंडर सभी को भी। नया मुख्यमंत्री रखरखाव योजना के तहत में और इसके लिए फंड आया है और भवन विभाग को फंड ट्रांसफ़र कर दिया गया है इसके मरम्मती के लिए, और उम्मीद है जल्दी ये मरम्मती का कार्य होगा। और इधर रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। 35 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। घर तोड़कर अनाज खा गए हाथी। इस वक्त की बड़ी खबर, खेत में लगी फसल को हाथियों ने रौंदा। परसाडी गांव में हाथियों ने डेरा डाला है। 5 दिन से हाथी उत्पात मचा रहे हैं। वन विभाग हाथियों को भगाने में नाकाम नजर आ रहा है। और इधर अगली खबर सिमडेगा से, जहां झारखंड सरकार के राशन कार्ड की केवाईसी कराने का आदेश आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा के लिए जंजाल बन चुका है। जिला प्रशासन ने 31 मार्च तक राशन कार्ड धारकों को केवाईसी कराने के निर्देश दिए। समय पर केवाईसी अपडेट कराने के लिए ग्रामीणों को 60 से 70 किलोमीटर का सफर तय करके जिला मुख्यालय पोस्ट ऑफिस तक आना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियां हो रही है। परेशान लोगों ने पंचायत स्तर पर आधार सुधार केंद्र की मांग की है। करवाने के लिए पोस्ट ऑफिस आए हैं, आधार कार्ड सुधार के लिए। तो इतना सुबह आके आप लोग दूर से आए हैं। दूर से आए हैं। पोस्ट ऑफिस तो ये 10 बजे खुलेगा। हाँ। तो 7 बजे सब खड़ा हैं। हाँ। 8 बजे। कहाँ से आए हैं? सलडेगा से। क्या करवाने के लिए आए हैं पोस्ट ऑफिस में? राशन कार्ड का केवाईसी कराने। हाँ। तो इतना जल्दी आ गए? अगर नहीं बने तो भीड़ हो जाता है। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर आके सुबह से खड़ा है? सुबह से हम लोग यहाँ 7 बजे पहुँचे हैं। तो हम लोग को चाहिए कि कम से कम पंचायत में और एक बार आधार कार्ड खिंचवाना चाहिए। आधार कार्ड का सुधार पंचायत में होना चाहिए। तो उसके लिए जिला आना पड़ता है आप लोग को? जिला आना पड़ता है।
और अगली खबर हजारीबाग से है, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में रोगियों के उपचार के लिए औषधि पौधे लगाए गए। औषधीय उपचार से बीमारी को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल परिसर में 100 औषधीय पौधे लगाए गए ताकि मरीजों के उपचार में सहायता मिल सके। हर्बल गार्डन में लगे औषधीय पौधे कई जरूरतमंद रोगियों के लिए वरदान बन गए हैं। जहाँ जहाँ भी हमारा सेंटर है, कोशिश किए हैं कि वहाँ हम बागवानी लगा दें, ताकि उस बागवानी में हमारे आयुर्वेद की जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उसके ही पौधे लगे हुए हैं, जिससे कि आम जनता को इस बात की जानकारी हो सके कि घर के अगल बगल, गांव के अगल बगल जो भी हमारे घरेलू पौधे पेड़ हैं। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग का आयुष विभाग कई बीमारियों के लिए जो है रामबाण साबित हो रहा है। दरअसल इसी विभाग के भी हम उस गार्डन में है जहां पर 100 से भी अधिक जो है पेड़ पौधे एवं फूल लगाया गया है। इसका सिर्फ उद्देश्य है कि आयुष यानी चिकित्सा यानी देसी चिकित्सा के माध्यम से बीमारियों को दूर करना है। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है रात रानी, आम, तुलसी, मनी प्लांट के अलावे जो है सदाबहार के साथ साथ जो है अशोक का यहाँ पर जो है पेड़ पौधे देखने को मिल रहे होंगे। अगर इन वृक्ष और पेड़ पौधे की बात करें तो सभी का एक अलग अलग महत्व है। सभी जो है पेड़ पौधे से अलग अलग बीमारियां दूर होती है। खासकर अगर यहाँ की बात करें तो लोग जो है देसी उपचार के बारे में जानकारी लेने के लिए भी इस आयुष विभाग में पहुंचते हैं और घरों में जो है कई तरह की जो बीमारियां हैं उसे लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि यह जो है लोगों के लिए, बीमारियों के लिए यह एक रामबाण के रूप में जरूर देखा जा रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।